गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 61 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वो देख ली है। तो आज हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे भी इस पे क्या क्या थ्योरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो ये लेक्चर शुरू करने से पहले जो आपको पता है ये हॉर्लम्बस बुक है जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर स्ट्रेटजी में बताई थी। भी हॉर्लम्बस बुक के कुछ स्पेसिफिक पेजेस आपको पढ़ने हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरे नोट्स हैं अपने, तो मैंने नोट्स में कुछ मतलब इनको शॉर्ट करके कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं साथ साथ आपको डिक्टेट करता रहूंगा ताकि आपको, और प्लीज इन नोट्स को आप अपने जो भी आपके सोशियोलॉजी के नोट्स हैं उनमें जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाए हैं नोट्स। और ये मैंने अपनी जब प्रेपरेशन कर रहा था तब मैंने उस टाइम बनाए थे ये सारे नोट्स अपने। तो ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, डिक्टेट करूंगा। तो हमारा आज जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात आती है तो मैंने आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दो लोग जहां पे दिए हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का, तालकोट पार्सन्स एंड डेविस एंड मूर। डेविस एंड किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, ये दो लोगों ने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया है। उसके बाद इसका जो क्रिटिसिज्म है वो किसने दिया, मेल्विन ट्यूमन। मेल्विन ट्यूमन। तो आपको याद रखना है वे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जब भी मैं सोशियोलॉजिकल उस पर बोलता हूं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करो, तो तालकोट पार्सन, डेविस एंड मूर। क्रिटिसाइज उनको किसने किया, मेल्विन ट्यूमन एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने। तो आपको जैसे पता होगा तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम पे। तो आप इसके थोड़े से नोट्स लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप अपने उसमें जो नोट्स में है, मैं बताता हूं तालकोट पार्सन का क्या था, पहले नोट्स आप लिख लीजिए अपने। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन assume that society has certain basic और functional prerequisite। मैंने आपको बताया था सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होती हैं, दैट मस्ट बी मेट इफ सोसाइटी नीड टू बी सर्वाइव। फंक्शनलिस्ट लुक एट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टू सी हाउ इट हेल्प्स टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। दे assume that society has various parts and parts are integrated together to form society as a whole. They examine how social stratification system is integrated with the other parts of a society. Functionalists believe that certain degree of order and stability is necessary for the function of social system. They examine how stratification system help to maintain order and stability in the society. तो सिंपल आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो भी देखता है मींस वो देखता है भी फंक्शनलिस्ट क्या देखते हैं भी सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो
वो डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। जैसे कि उन्होंने जब अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रिलीजन की स्टडी करेंगे तो वो देखेंगे भी रिलीजन कैसे सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। उसी तरह अगर वो फैमिली की बात करेंगे तो वो देखेंगे फैमिली कैसे सोसाइटी में अगर वो फैमिली की बात कर रहे हैं तो वो देखेंगे फैमिली कैसे वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और उसी तरह मीन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हर कोई स्ट्रक्चर को देखते हैं भी सोसाइटी को एज एट लार्ज जे कैसे ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आता है। तो अब देखिए कैसे इसको स्टडी करेंगे। तालकोट पार्सन उसने क्या कहा, हर एक सोसाइटी में कुछ वैल्यू कंसेंसस होती हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल ली सियोक्स इंडियंस इन यूएसए एबोरिजिनल। तो उन्होंने देखा उनकी वैल्यूज क्या है, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी। तो उनकी वहां पे ट्राइब थी एनमी ट्राइब, क्रो एंड पॉन इंडियंस। तो वो देखते थे भी मतलब जो सियोक्स इंडियंस है जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने कितने इन ट्राइब्स के मेंबर्स को कितने को डिफीट किया, क्योंकि ब्रेवरी। तो उसी बेसिस पे जो क्या करते थे, आपने ये याद रखना, जब तालकोट पार्सन की बात करनी है तो जो कीवर्ड याद रखना है वैल्यू कंसेंसस, और इस कीवर्ड को हाईलाइट करना है जब आंसर लिख रहे हो, क्योंकि इन कीवर्ड्स के ही, जैसे अगर आप देखोगे किंग्सले जब डेविस की बात करता हूं मैं तो उसके दो कीवर्ड है इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। तो हर एक जो भी कोई स्कॉलर है वो बात कर रहा है, जैसे कि हम सपोज करो इंडियन स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं एम.एन. श्रीनिवास, तो वो किसकी बात करता है, उसके कुछ कीवर्ड्स हैं उसके रिलेटेड, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन। तो और एग्जामिनर जब भी यूपीएससी का आंसर चेक करता है तो वो देखता है वो कीवर्ड्स आपने मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप सपोज करो आप मार्क्स के बारे में लिख रहे हो, क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस, पोलराइजेशन, बोर्जुआस पॉलिटिक्स, ये कीवर्ड्स अगर आप उसके आंसर में नहीं मेंशन करोगे तो एग्जामिनर कहेगा भी इसको वो कीवर्ड्स के ही नंबर्स हैं। तो मैं इन्हीं चीजों पे ज्यादा हाईलाइट करता हूं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज क्या है भी आप लिख भी सको वहां पे जाके। तो जैसे जो मैं नोट्स अभी आपसे शेयर करूंगा, सारे डिक्टेट करूंगा साथ साथ। आई नो मतलब करने को तो मैं आपको पता ही है, अभी मतलब अगर मुझे ये लेक्चर खत्म करना हो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव तो ये 10 मिनट में मैं पूरा टॉपिक खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो पर्पज डिफीट हो जाएगा ना। भी मीन्स अगर आपको प्रॉपर, क्योंकि ये खाना पूर्ति नहीं मुझे करनी, मुझे क्या है भी आपको इतना अच्छा यूपीएससी का कोर्स बनाना है यूट्यूब पे भी आपको लिटरली किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े, मीन्स कोई कोचिंग की जरूरत ना पड़े आपको। अभी मैं करंट अफेयर्स पे भी नोट्स कंपाइल कर रहा था, तो कुछ टाइम बाद मतलब जो सारी न्यूज़ हेडिंग्स हैं उनको मैं, जैसे वुमेन इश्यूज़ पे क्या क्या करंट अफेयर्स थे उनको मैं अलग से कैटेगराइज कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम पे क्या है, जैसे कोविड, मतलब अलग अलग टॉपिक से। जैसे अगर आप देखोगे इसमें मैंने एक करंट अफेयर डाला है, तो ऐसे मीन तो मेरा पर्पज वही है भी एक बहुत अच्छा कोर्स बने जो कि किसी ने भी ना पढ़ाया हो, जो कि मतलब इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं भी वहाँ पे भी सोशियोलॉजी इतनी अच्छे से ना पढ़ाई गई हो। आप जब देखोगे सोशल मोबिलिटी का जो टॉपिक है वो एक लेक्चर में खत्म हो सकता है, लेकिन मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं और मैं उसमें सब कुछ कवर करूंगा रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी। उसमें ऑक्सफैम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स निकाला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में, तो उसमें इंडिया के लिए क्या फाइंडिंग्स थी और इंडिया को क्या सुजेशन दिया। तो प्लीज़ मतलब मैं देखता हूँ भी स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर नहीं सुनते, तो आप लेक्चर सुनिए। ऐसा नहीं है भी अगर लेक्चर सुनोगे तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट है, आपका ही बेनिफिट है। अगर आपने मेरे पहले भी लेक्चर देखे होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया भी अगर मैं अपना टाइम दे ही रहा हूँ तो ढंग से दूँ टाइम, भी ऐसे नहीं है खाना पूर्ति करूँ भी। अगर मैंने बोला है भी मैं कोर्स पूरा करवाऊंगा तो वो प्रॉपर वही लेवल का कोर्स होना चाहिए। तो आई होप आप मेरी
भावनाओं को समझ रहे होगे और उन फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करोगे और अपना प्रॉपर पूरे कोर्स को लेक्चर्स को सुनोगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको मैं सुना रहा हूं। तो सियोक्स इंडियंस, तो ये कीवर्ड्स मैंने कहा था, तो जहां पे जब वैल्यू कंसेंसस, तो मतलब वैल्यू कंसेंसस क्या है, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी। तो उन्होंने देखा, मतलब तालकोट पार्सन सिंपली क्या कहना चाहता है, तालकोट पार्सन सिंपली ये कहना चाहता है भी सोसाइटी में कुछ एक वैल्यू का कंसेंसस होता है, जो लोग उन वैल्यूज पे हायर परफॉर्म करते हैं उनको सोसाइटी में हायर पोजीशन मिल जाती है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम पे। जैसे कि जो सियोक्स इंडियंस हैं, तो उन्होंने ब्रेवरी और जेनरोसिटी दिखाई, तो उनको एक हायर पोजीशन मिलती है अपनी ट्राइब में। सेम वे इंडिया में क्या था, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में क्या था, प्योरिटी का कंसेप्ट था। जब आप पढ़ोगे लुई डुमो, इंडियन पेपर 2 में जब कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, तो लुई डुमो ने कहा था भी जो सोसाइटी है, आप इसको किसी से स्टडी ना करो, आप सिर्फ देखो प्योरिटी एंड पोल्यूशन। भी हर एक चीज को इन्होंने प्योरिटी एंड पोल्यूशन में डिवाइड किया हुआ है। तो इंडियन सोसाइटी में जो वैल्यूज थी वो थी प्योरिटी, तो मतलब उसमें क्या देखते थे, प्योर क्लोथिंग, प्योर फूड पैटर्न, प्योर ऑक्यूपेशन, प्योर रेजिडेंस, जहां पे प्योरिटी, तो जो उस पर वो करते थे, उसको एडहर करते थे, उसको फॉलो करते थे उस वैल्यू को, उनको जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम था, हमारे इंडिया में स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम क्या था, कास्ट सिस्टम था, तो उस पर उनको हायर पोजीशन दी जाती थी। जबकि हम देखते हैं जब ब्राह्मणा जो वर्ना सिस्टम है एंशिएंट टाइम्स में, तो ब्राह्मण्स को हायर पोजीशन दी जाती थी। इन द सेम वे यूएसए में जो वैल्यूज हैं वो कौन सी है, इंडिविजुअल अचीवमेंट, एफिशिएंसी, मेरिटोक्रेसी, जो इन लोगों पे काम करते हैं उनको क्या है, मतलब हायर पोजीशन दी जाती है। जैसे कि हमने यूएसए में देखा मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क, बहुत से लोग हैं। तो मीन्स कुछ वैल्यूज हैं जो कि उस सोसाइटी के मेंबर जब एडहर करते हैं, तो जो उनको फॉलो करते हैं उनको हायर पोजीशन मिलती है उस सोसाइटी में। तो ये तालकोट पार्सन का कहना था। तो तालकोट पार्सन के आप नोट लिख लीजिए। पार्सन बिलीव दैट ऑर्डर, स्टेबिलिटी and cooperation in society is based on value consensus, that is general agreement among the members of a society. He argues that social stratification system has its basis in the commonly shared values of the society. Those individuals who perform successfully in the terms of values of society will be ranked higher and also receive higher rewards. तो जब आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मुझे पता है भी मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, तो आप YouTube पे स्पीड कम करके साथ साथ आप नोट्स लिखते जाइए। तो जो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो, भी इंडिया की एग्जाम्पल क्या थी, भी इंडिया में जो प्योरिटी की वैल्यू थी, एंड यूएसए की ये एग्जाम्पल थी। In Parsonian perspective, social stratification system is an inevitable part of the human society, because if there is value consensus, there will be certain be those who personify and exemplify those values and those who fail to do so. कुछ लोग होंगे जो वैल्यूज को फॉलो करेंगे, कुछ लोग होंगे जो वैल्यूज को नहीं फॉलो करेंगे। जैसे कि सपोज करो अभी आईएएस है, तो ये वैल्यू क्या मांगता है, हायर हार्ड वर्क, मतलब प्रॉपर हार्ड वर्क आपसे मांगता है। तो जिन्होंने तो वो परफॉर्म किया तो उनको क्या है, यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन में रिजल्ट आ जाएगा। जिसने उस वैल्यू को नहीं किया रिस्पेक्ट, तो वो नहीं करेगा, इज सिंपल इज दैट। तो सेकंड पॉइंट, एनी लार्ज स्केल टास्क रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पर्संस, therefore some person will specialize in the organization and planning, whereas other will follow their order. Second point, this lead to power and prestige inequality,
because those who organize and coordinate those activities of others will have higher social status than the rest. तो अब कोई भी सोसाइटी को रोल परफॉर्म करना है, कुछ भी, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए. कोऑर्डिनेशन के लिए जस्ट सपोज करो डिस्ट्रिक्ट है, एक जिले में कौन कोऑर्डिनेट करता है? डीएम. अभी आप देख रहे होगे जब कोविड सिचुएशन में डीएम किन किन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्कूल से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर सर से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो मीन्स मल्टीपल कोऑर्डिनेशन, नीचे जितने भी हैं मतलब सभी लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो अब देखिए, तो पावर एंड प्रेस्टीज इनक्वालिटी आ रही है जो कि सबऑर्डिनेट्स हैं. तो उसी को, क्योंकि डीएम ने, अभी डीएम वो है क्योंकि वो उसके पास वो उसने जो यूपीएससी के थ्रू वो पेपर निकाला है, आईएएस बना, तभी वो डीएम बना. तो इसीलिए क्या है भी, ये कुछ वैल्यूज हैं जो उनको एडहर करते हैं तो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में हायर पोजीशन मिलती है. इट मीन्स दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज फंक्शनल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंटीग्रेट्स वेरियस ग्रुप्स in society. Third point, Parson argued that those in positions of authority use their power to pursue collective goals and it is in the interest of society. This use of power therefore serve the interest of society as a whole. तो जो लोग पावर में है, जो थर्ड पॉइंट, तो पार्सन क्या कह रहा है? पार्सन का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, अगर सपोज करो आपको पूछा है पार्सन का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा भी ही हैड आइडिया. ये 3 पॉइंट्स लिखो, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 to 6 मार्क्स आपको आ जाएंगे बड़े आराम से. ये 3 पॉइंट, वैल्यू कंसेंसस, वो क्यों है कोऑर्डिनेशन, और जो पावर में है वो कलेक्टिव गोल्स के लिए काम करते हैं. जैसे कि हमारी सोसाइटी के कलेक्टिव गोल्स किस में लिखे हुए हैं? द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. तो ये गोल्स हैं हमारी सोसाइटी के. तो जो लोग पावर में हैं, सपोज करो अभी अगर प्राइम मिनिस्टर सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जो आयुष्मान भारत स्कीम चलाई है फॉर द मेडिकल, फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो क्या इंश्योर कर रहा है? जस्टिस, सोशल जस्टिस. अगर एमजी नरेगा की बात चल रही है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमजी नरेगा स्कीम चला रही है, तो वो क्या इंश्योर कर रही है? इकोनॉमिक जस्टिस विच इज गोल फॉर इंडियन सोसाइटी. अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के वो की है, तो वो उन गोल्स को फॉलो करने के लिए. तो मींस, तो ये पार्सन बात कर रहा है. अब हम देख सकते हैं अभी अगर ऐसा होता तो मतलब देखिए, अब क्रिटिसिज्म देखिए क्या होगा इसका बड़ा ही, मतलब जब आप थ्योरी आपको अंडरस्टैंड होगी तो उसका क्रिटिसिज्म भी आप खुद से लिख सकते हो भी. अगर ऐसा होता, सपोज करो मैं कह रहा हूं भी जो लोग पावर में हैं तो वो कलेक्टिव गोल्स जो सोसाइटी के उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं. मीन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जैसे प्रियम्बल की मैंने एग्जांपल दी, तो अगर ऐसा होता तो करप्शन केसेस तो होते ही ना. तो आज हमारा इंडिया अगर देखोगे तो जो डिफरेंट इंडेक्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जिसकी मैंने बात की थी, जब सोशल मोबिलिटी में देखेंगे तो इनमें लोअर परफॉर्म ही ना करता. तो इसका मतलब क्या है भी, जो तालकोट पार्सन है वो रोमांटिसाइज कर रहा है थ्योरी को भी, वो सिर्फ लिख रहा है. ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो हम देखते हैं. मीन अगर ऐसा होता, आज देखिए आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी कोविड जो 19 का पेंडेमिक है, इतना ज़्यादा वो मिसमैनेजमेंट हुई.
अगर ऐसा तो ये आज मिसमैनेजमेंट ना होती। आपने अब देखिए क्रिटिसिज्म खुद ही लिख सकते हो, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो कहते हैं जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। तो इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जैसे कास्ट सिस्टम था, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन, डिवीजन। तो इसका क्रिटिसिज्म लिख लीजिए, 2 क्रिटिसिज्म पॉइंट। अदर सोशोलॉजिस्ट सीन social stratification system as divisive rather than an integrating force. Critics also caution the view that, second criticism, that stratification system derives from shared values. तो ये आपका पर्सोनल पर्सपेक्टिव खत्म हो गया। नेक्स्ट है किंग्सले डेविस एंड बिलवर्ट मूर। तो उन्होंने क्या कहा था भी, सोसाइटी की फंक्शनलिस्ट प्रीरेक्विजिट क्या है, इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। भी सोसाइटी में कुछ रोल्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा फंक्शनली इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिनकी इफेक्टिव रोल एलोकेशन, मतलब सपोज करो अब डीएम है, अब अगर हम एक जिले को सोसाइटी मानते हैं तो डीएम, अगर आप देखिए अगर डीएम वहां पे प्रॉपर उसकी रोल एलोकेशन ना हो तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिशियन है, अगर वो प्रॉपर रोल एलोकेशन ना हो, वो अलग बात है भी, मतलब जो किंग्सले डेविस कह रहा है, जैसे इन रियलिटी भी, मतलब अगर इंडियन सोसाइटी में देखो, ब्यूरोक्रेसी में नो डाउट इफेक्टिव रोल एलोकेशन होती है बिकॉज यूपीएससी प्रॉपर करता है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे वो इफेक्टिव रेल एलोकेशन नहीं होती। जैसे कि मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो आपको पता ही है अभी हमारे जहाँ पे जो पार्लियामेंट में हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पेपर 2। जब हम ये करेंगे सोशियोलॉजी का पेपर 2 एंड जीएस पेपर 2 एंड एथिक्स, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका डेटा देखना, एक एनजीओ काम करती है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये प्लीज़ ऐसे कुछ याद रखिए, डेटा कोड करने में आपको आंसर में सही रहेगा। तो मैं इफेक्टिव रोल एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो अब जर्नलिस्ट जो होते हैं ना हमारे इंडिया वाले, वो भी बहुत ना, उनको पता होता है भी, कुछ पॉलिटिशियन को कुछ भी नहीं पता, वो बस आ गए बाहुबल के दाम पे। मतलब आपको पता ही है, जैसे मतलब बाहुबली कल्चर है हमारे इंडिया में भी, स्ट्रॉन्ग मैन थ्रू देयर इन्फ्लुएंस, तो वो जीत जाते हैं। तो उनको पता था, मतलब भी उनको कुछ नहीं, कुछ भी, मतलब कई हैं जिनको कुछ नहीं पता, बस वो आ गए। और ये बहुत ही मतलब इंडिया की मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब जब क्रिमिनल्स हमारे डेमोक्रेसी के टेम्पल पार्लियामेंट में आ रहे हैं, इट्स वेरी सैड। एक सर हैं अवध ओझा सर, तो उनकी ना मेरे को बड़ी अच्छी एक बात लगती है। तो वो सर कहते हैं भी, मीन्स हमारे जहाँ पे 545 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, अभी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, हो सकता है जो लोकसभा के मेंबर्स बढ़ा दें, तो वो अलग टॉपिक है, वो आपका पेपर 2 के लिए टॉपिक है। तो सर कहते हैं भी, जब अब देखिए एज एन आप यूपीएससी एस्पिरेंट, जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, जब ब्यूरोक्रेट बनते हो, तो आप सब कुछ पढ़ते हो, अंडर द स्काई एवरीथिंग। जीएस पेपर 1 में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोशल इश्यूज पढ़ रहे हो। जीएस 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस इश्यूज। जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी इश्यूज, इन्वायरमेंट, इकॉनमी, सिक्योरिटी इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर 4, तो मीन आप सब कुछ पढ़ रहे हो, एथिक्स। एंड एक आप जब सोशियोलॉजी जैसा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तो उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्टडी करते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड मीन्स आपका इंटेलेक्ट लेवल कितना है, आप चीज़ों को कितना अच्छे से देखते हो। तो वो सर बोलते हैं
भाई जिस दिन पार्लियामेंट में मतलब 200 ब्यूरोक्रेट रिजाइन करके एज ए एमपी चला गया, तो आप देख सकते हो, मतलब सोच सकते हो भी वहाँ पे डिबेट्स की जो बात है, जो डिबेट्स का टॉपिक है, मतलब जो डिबेट्स का लेवल है वो कितना अच्छा होगा। अभी मैं एक पार्लियामेंट में डिबेट देख रहा था। जी, मैं सब चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ, मैंने वही बताया ना भी टॉपिक तो 10 मिनट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो करना नहीं, मतलब जल्दी जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको यूपीएससी लेवल का तैयार करना है मुझे। तो अभी क्या हुआ, तो हमारी जर्नी के आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब जो डिबेट्स का लेवल है कितना लो है। तो शशि थरूर जो एमपी हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल प्राइवेट बिल उन्होंने लोकसभा में रिप्रेजेंट किया था फॉर द राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो वहाँ पे कुछ जो उस पार्लियामेंट में बैठे थे वो मजाक बनाने लगे भी शशि थरूर बिल इसलिए पेश कर रहे हैं बिकॉज ही इज हिमसेल्फ ए गे। मीन यू कैन अंडरस्टैंड भी, मतलब किस लेवल भी इनको सेंसिटाइजेशन नहीं पता, टॉपिक्स के लिए सेंसिटिव ही नहीं है। जैसे तो मतलब एज एन ब्यूरोक्रेट मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा हुआ है, मतलब मैं बहुत ही सोच समझ के बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है सेंसिटिविटी, मतलब आपको यू शुड बी सेंसिटिव। जैसे यू शुड बी सेंसिटिव फॉर द पीपल ऑफ साउथ इंडिया, यू शुड बी सेंसिटिव। अगर आप साउथ इंडिया से तो आप नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए सेंसिटिव हो, अगर नॉर्थ इंडिया से तो साउथ इंडिया के लिए हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए हो, तो यू शुड बी सेंसिटिव फॉर द ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एज्ड पीपल। तो इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। तो मैं ज़्यादा चला गया क्योंकि इन चीज़ों पे बात करता हूँ। तो जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव रोल एलोकेशन। तो इफेक्टिव रोल एलोकेशन हो ताकि वो उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये मैं आपको लिखता हूँ, नोट से कर लीजिए। दे आर्गू दैट एवरी सोसाइटी हैज फंक्शनल प्रीरेक्विजिट of effective role allocation and performance. It means that number 1, position in the society must be filled by who are best able to perform them. Second point, required training should be given. Third, the role must be performed seriously and carefully. तो 3 पॉइंट में आप देखिए, मतलब जो पोजीशंस हैं वो सोसाइटी में केयरफुली, मतलब जो परफॉर्म कर सके वही वो आए। हमने जैसे देखिए हमारी इफेक्टिव जो रोल एलोकेशन कैसे, जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी मतलब यूपीएससी के अंदर सर्विसेज है। तो यूपीएससी देखिए कितना उसका रिगरस वो है, मतलब पहले प्रीलिम्स करता है, मेंस करता है, फिर इंटरव्यू, मतलब प्रॉपर आपका मेंटल एक्विपमेंट चेक करके बाद में आपको वो पोजीशन एलोकेट करता है। उसके बाद एडिक्वेट ट्रेनिंग होती है 2 साल की, मतलब 1.5 साल एकेडमी में ट्रेनिंग एंड 6 मंथ्स ऑन जॉब ट्रेनिंग, फील्ड में ट्रेनिंग। और जो रोल्स होते हैं वो मतलब पूरा ऐसे नहीं है मतलब आप मजाक में, सीरियसली, क्योंकि नहीं तो ऑल इंडिया सर्विस जो कंडक्ट रूल्स हैं वो आ जाते हैं कि आपका कंडक्ट शुड बी एप्रोप्रिएट। तो ये डेविस एंड मूर। तो आगे लिखिए इसमें, जैसे यूपीएससी का मैंने आपको एग्जांपल दी। Thus society need a mechanism to ensure that every role is performed by people most suited for that role. This mechanism is social stratification. According to Davis and Moore, social stratification is a system that attach unequal rewards and privileges to different positions in the society. Thus, Davis and Moore take
instrumental view of social stratification system. They argue that people differ in their terms of ability and talent, and position are differ in importance. Certain positions are functionally more important than others. The functional importance can be measured in two ways. Means कुछ पोजीशंस हैं जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट है अदर पोजीशंस को, जो ज़्यादा फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव रोल एलोकेशन होनी चाहिए. इसके अंदर ए पॉइंट भी अभी उस जो पोजीशन है उसको कैसे देखें फंक्शनली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो पोजीशन. तो टू वेज हैं जो बिल्बर्ट एंड मूर कह रहे हैं. द पोजीशन विच इज यूनिक आर मोर इंपॉर्टेंट. द पोजीशन विच इज यूनिक आर मोर इंपॉर्टेंट. 130 करोड़ की आबादी है, 130-140 करोड़, क्योंकि हमारे तो इंडिया में ये भी एक प्रॉपर वो नहीं है. तो वैसे कि वहाँ पे आता है वेस्ट में ना एक बड़ी फेमस कोट है, लाइज बिग लाइज देन स्टैटिस्टिक्स. हमारे तो मतलब जो मार्जिन ऑफ एरर है जब पॉपुलेशन काउंट करते तो 1-2 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन मार्जिन ऑफ एरर में निकल जाती है, इतनी अदर कंट्रीज की पॉपुलेशन होती है. तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन आईएएस ऑफिसर कितने हैं? 5000 आईएएस ऑफिसर्स. तो मीन्स यूनिक आईएएस, द पोजीशन विच इज यूनिक आर मोर इंपॉर्टेंट. Degree to which position is functionally unique, that is no other position can perform same function. अब आईएएस का काम ऐसे थोड़ी है भी कोई और कर देगा. तो इसकी एग्जांपल आईएएस ऑफिसर ले लो, आईपीएस ऑफिसर ले लो, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स ले लो. सेकंड, द डिग्री टू विच अदर पोजीशंस आर डिपेंडेंट ऑन इट. तो एक आईएएस ऑफिसर पे एक जिले में कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखे है इसमें, मैनेजर in an organization. These functionally important positions require skills for their effective performance. However, the number of individuals with an ability to acquire those skills is limited. तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज करो ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो इनके लिए चाहिए स्किल्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए. अब ऐसे तो नहीं है, अभी कल को सपोज करो किसी ज़िले का डीएम बनाना है तो किसी को भी बना दोगे, तो उसके लिए प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास डिग्री होनी चाहिए. तो वो हर एक के पास नहीं होती. देयर सच स्किल्स आर लिमिटेड. मीन जो एबिलिटी है टू अक्योर सच स्किल्स इज लिमिटेड. थस द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम अटैच हायर रिवॉर्ड टू फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंड डिजायर फॉर सच रिवॉर्ड्स motivate people to compete for them and most talented gets them. हायर रिवॉर्ड्स हैं तो रिवॉर्ड्स आपको पता ही है भी क्या हैं. मतलब आप देखोगे एक प्रेस्टीज है, मतलब चलो वो सब गाड़ी बंगला जे तो चलो बच्चों वाली बातें हो गई, ये तो जब ये तो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है. लेकिन जो मेन बात क्या होती है भी, आपका एक सिग्नेचर कितने लाखों लोगों की लाइफ को मॉडिफाई कर सकता है, कितने लाखों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है. अभी मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ, नो डाउट आई एम नॉट एन आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर हूँ. तो मुझे ना एक बात समझ आ गई, क्योंकि पढ़ते रहते हैं, एजुकेशन से कभी लिंक नहीं टूटा, जहाँ इतना कुछ फील्ड में देखते हैं हम. तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई भी, अगर एक डीएम जो जिले का डीसी है वो कोई नया इनिशिएटिव मत ले, कुछ ना ले, वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बस उसी को अपने ज़िले में इम्प्लीमेंट कर दे, उससे भी उसका ज़िला जो है नंबर 1 बन सकता है. हर एक चीज़ के लिए स्कीम है. हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आयुष्मान भारत. अब क्रॉप्स के लिए वो है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.
सिंचाई का नहीं है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इन पे इतना सारा फंड भी आता है। मतलब इतनी सारी स्कीम्स हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, से एजुकेशन के लिए, ये एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और अभी इस साल जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2021 के बजट में नई स्कीम अनाउंस हुई थी। तो मीन्स तो मतलब रिवॉर्ड क्या है भी, आपको लोगों की, कितने लोगों की आपको लाइफ को इम्पैक्ट करोगे, मतलब पॉजिटिवली, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको देखिए, मतलब आपको मतलब कितनी दुआएं मिलेंगी। वैसे तो आपकी ये ड्यूटी है, बट जब आप किसी का काम करते हो तो वो किसी का अगर आप करते हो, नो डाउट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट एज एन ब्यूरोक्रेट, यू इस योर ड्यूटी। आप किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहे, ये आपका फर्ज है। मतलब एज एन IAS ऑफिसर अगर आप किसी को जस्टिस दे रहे हो उसको, मतलब तो ऐसा नहीं है मतलब भी आप कोई बेनोवलेंट आपका वो कर रहे हो। यही तो मेन प्रॉब्लम है हमारे। वी आर द सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, वी आर द सर्वेंट्स टू दोज पॉपुलेशन। लेकिन हमारे लोगों में क्या है, माई बाप एटीट्यूड है। उनको लगता है सरकार माई बाप है। नो, गवर्नमेंट इज योर सर्वेंट, यू हैव चोजन द गवर्नमेंट टू सर्व यू। तो ये लोगों को भी अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो मीन्स आप, और इसीलिए उस चीज़ के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब compete करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। द हायर रिवॉर्ड कंपनसेट सेक्रीफाइसेस मेड ड्यूरिंग स्टडी, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। दोज हायर रिवॉर्ड्स इनकरेज पीपल फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो मतलब अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आई होप आप लिख रहे होगे सारे। तो जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, अक्टूबर 2015 में, तो उस दिन मैंने शुरू की प्रेपरेशन। नया था, इंजीनियरिंग करके आया था। तो उस टाइम जो क्या था, हमारा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बात हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं अभी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं था, 9th-10th में आपको पता ही है कितना कोई पॉलिटिकल सिविक्स को इतना रट्टा मारता है। तो उस टाइम तो ऐसे होता है भी इसके आराम से रट्टा मारो और लिखना है, चीज़ें समझते नहीं हम। क्योंकि हमारे जहाँ पे क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग टीचर बाय चॉइस बनते हैं। क्योंकि फिनलैंड का एजुकेशन, हमारे जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जो माइंड सेट है वो टीचर्स क्यों बनता है, जिनका कुछ नहीं बनता। सभी पेपर ट्राई करें, चलो एंड में यार नहीं, ऐसा नहीं मैं सभी टीचर्स नहीं कर रहा। कुछ टीचर्स हैं इंडिया में जो विद पैशन बनते हैं, ऐसे मैं कुछ टीचर्स को जानता हूँ। लेकिन कुछ टीचर्स क्या हैं, मतलब हम देखते ही हैं, मतलब जब वो हो जाती है चेकिंग, यूपी बिहार में देखा है, तो उनको जनवरी फरवरी के स्पेलिंग ही नहीं उनसे लिखे जाते थे। काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने देखा भी यार कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, मेरे 2 दिन लग गए। तो आप देख रहे हो मतलब भी जो एबिलिटी है, क्योंकि इतना कुछ समझने के लिए क्या कुछ हो रहा है सब कुछ, तो इसको टाइम दिया है, मैंने सेक्रीफाइस किया है। मैं अपना मतलब मेरा पूरा यूथ जो था 23, अब नाउ आई एम 27, अभी जुलाई में 28 का हो जाऊंगा। तो मतलब मेरे 5 साल लाइफ के मैंने दिए। लेकिन जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, तो मुझे याद है, मतलब मैंने आपको बताया था भी, मेरे शहर में मैं फर्स्ट पर्सन था जिसने जो UPSC क्वालिफाई किया था। तो पूरा शहर मतलब मेरे घर पे था, एंड मेरे मम्मी पापा, मैं, मतलब हम इतने ज़्यादा खुश थे। हमने 25 घंटे में ना तो हम सोए और ना ही नींद आई। तो उस दिन मुझे बात समझ आ गई
भी बंदे को 2 टाइम ना तो भूख लगती है ना नींद आती है, जब तो जो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो, जब बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो लोग कह रहे थे भी आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन डीप इनसाइड मुझे पता था भी आईएएस नहीं बना, क्योंकि रैंक थोड़ा सा पीछे था। तो उसके बाद मेरा 2 बार एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो मैंने किसी को नहीं बताया भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, क्योंकि मुझे वो फिर से देखना है, लोगों के भी लोग मेरे घर पे आ रहे हैं मुझे बधाई देने के लिए, वो फिर से मोमेंट लेके आना है। लेकिन वो तभी बताऊंगा जब मैं आईएएस में हो जाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद 2 बार क्वालिफाई हुआ लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मीन्स आप अगर इसमें अपना टाइम दे रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो अपना, तो वो भी क्या है, मतलब उसी लिए आपको आज देखिए, तो मतलब हमारे इंडिया में कितने आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि मैंने टाइम दिया है, अपना सेक्रीफाइस टाइम को किया है। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैं देखता था, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरे साथ के जो थे वो सभी अभी यूएस सेटल्ड हैं। कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड है, तो मोस्टली यूएस सेटल्ड है, और मैं अभी तक देखिए पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। तो लेट ग्रेटिफिकेशन, वो यूएस सेटल्ड हैं, वो अपने जा रहे हैं, फॉरेन घूम रहे हैं, फ़ोटो डालते थे। तो मैंने एक टाइम के लिए अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक भी सब बंद कर रखा हुआ था, अभी भी बंद कर रखा है, कभी कभार चला लेता हूँ, लेकिन अभी बंद कर रखा है। नो डाउट, हाँ, जितना वो उन्होंने 5 सालों में घूमा होगा, उतना तो हमें जब आईएएस हो जाते हो तो भारत दर्शन में घुमा देते हैं 2 महीने में पूरा। और जो जिस पर्सपेक्टिव से आप घूमते हो, मतलब क्योंकि अब मैं अजंता एलोरा केव्स घूमने गया था, तो अगर मैं एज ए सिंपल वो कॉलेज से ग्रेजुएट पास तो मैं जाता, 4 फोटोज खींचता, आ जाता। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मेरे को उनको चीज़ों की समझ आई थी, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। तो लेकिन आप देखिए, एक खबर आई थी भी जहाँ पे जो था, मतलब वो उसको ओवर क्वालिफाइड था, तो मतलब ओवर क्वालिफाई, ये भी इंडिया का एक दुर्भाग्य है। अब पीछे से एक खबर आई थी भी जब वो जो लाइन मैन बनने के लिए, मतलब जो रेलवे में ग्रुप डी के लिए पीएचडी लोग आ रहे थे, तो ये देखिए बिलवर्ट की थ्योरी को कैसे मतलब अनट्रू कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। तो हम अब क्रिटिक देखते हैं। तो मैंने बताया था क्रिटिक 2 हैं, मेल्विन ट्यूमन एंड मार्क्सियन स्कॉलर्स। तो मेल्विन ट्यूमन क्या कहता है? ट्यूमन से that there is no objective way to measuring the functional importance of position. Tuman say there is no objective way to measuring the functional importance of position. तो डेविस एंड मूर कह रहे हैं फंक्शनल इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें क्या शो किया भी जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी थी? जो वर्कर थे, सैनिटेशन वर्कर्स, जो फ्रंट पे काम कर रहे थे, मतलब सैनिटेशन वर्कर्स, नर्सेज, पुलिसमैन। तो कोई क्राइटेरिया नहीं भी आप किस पोजीशन को फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन कहोगे। अगर आज आप देखिए भी मतलब जो सैनिटेशन वर्कर है वो स्ट्राइक कर दे तो पूरा सिस्टम वो हो जाता है। वो आर्टिकल 15 मूवी देखना आप, आर्टिकल 15 मूवी, तो उसमें ये बहुत अच्छा मतलब दिखाया हुआ है कास्ट सिस्टम कैसे हमारे रूरल एरियाज़ में कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पे मतलब स्ट्राइक करने पे तो आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है भी आप कहो भाई ये पोजीशन ज़्यादा फंक्शनली इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। सेकंड, ट्यूमन आर्ग्यू दैट difference in pay and prestige due to difference in negotiating power rather than functional importance. Tuman argued that difference in pay and prestige
ड्यू टू डिफरेंस इन नेगोशिएटिंग पावर rather than functional importance. अब हमारे इंडिया में क्या है, सपोज कीजिए मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ। तो आपको जैसे पता होगा पंजाब में काफ़ी जो यूथ है तो वो कनाडा जाता है, कनाडा। तो ऐसा तो है नहीं मतलब उनको जाते सारी वहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स दे देते हैं, हाई पेइंग जॉब्स नहीं देते उनको, क्योंकि उनको स्टडी करनी पड़ती है, साथ साथ वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं। तो वहाँ पे क्या है मतलब कोई भी जैसे सैनिटेशन वर्क वो सफाई वाले करते हैं, जब मिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सभी काम की रिस्पेक्ट है। इंडिया में नहीं है। इंडिया में कुछ काम क्या कहते हैं ये बढ़िया है ये नहीं है। मतलब मुझे इतना पता है क्योंकि वहाँ पे कई मेरे जो दोस्त हैं तो वो गए हैं कनाडा में, तो मैं पूछता हूँ ये क्या काम करते हो, कोई कहता है वॉचमैन हूँ, कोई कहता है मैं कैब चलाता हूँ, कोई कहता है मतलब क्लीनिंग का काम करता हूँ वहाँ पे। मतलब क्लीनिंग ऐसे नहीं, वहाँ पे प्रॉपर मशीन्स होती हैं क्लीनिंग के लिए। लेकिन मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ वो ये काम पंजाब में नहीं कर सकते थे, क्योंकि पंजाब में तो लोग ताना मेना मार के ही मतलब टॉन्ट मार मार के वो कर देते, भी यार तू चट्टाना मुंडा, मतलब इतने बड़े जिम्मेदारों का लड़का है, तुझे काम कैसे कर सकता है। लेकिन वहाँ पे तो मतलब ये क्या है, मतलब जो डिफरेंस है पे में, आप देखिए जहाँ पे पे का कितना डिफरेंस है भी, जो उनको जहाँ पे पंजाब में 10,000 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे उनको अच्छा पैसा मिलता है। तो क्या है नेगोशिएटिंग पावर rather than फंक्शनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि वहाँ पे नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा है, इधर नहीं है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, काफ़ी एनजीओस ने मतलब अवेयर किया है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब देखिए वहाँ पे उनको वो रिहेबिलिटेट कर किया जा रहा है, ऑटोमेटिक सीवेज क्लीनिंग मशीन्स दी जा रही हैं। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग प्लीज़ इस पर डेटा देखिए, क्या इशू है, क्यों है, रीजंस क्या हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पर एक 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है और समटाइम यूपीएससी केस स्टडी भी पूछता है। थर्ड पॉइंट, ट्यूमन आर्गू दैट पूल ऑफ टैलेंट in society may be larger than but Davis and Moore assume, hence unequal rewards may not be necessary. Tillman argued that pool of talent in society may be larger than what Davis and Moore assume, hence unequal rewards may not be necessary. अब देखिए यूपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स में 10 लाख लोग पेपर वो देते हैं, मेंस में 13,000, इंटरव्यू में 3,000 और 1,000 लोग 700-800 जो भी क्वालिफाई करते हैं। तो आप सोच सकते हैं मतलब सिर्फ उतने लोग हैं, वो तो सिस्टम ऐसा है, रिलेटिव कंपटीशन है, तो टैलेंटेड तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्रिटिक दे रहा है। फोर्थ, देयर इज नो इफेक्टिव वे और मेथड to measure talent and ability. Fifth, Tuman say that time spent during training should not be seen as sacrifice. Tuman say that time spent during training should not be seen as sacrifice because being a student has its own rewards. Rewards कौन कौन से हैं? Pleasure, freedom and opportunity for self development. ट्रू। अब एज ए स्टूडेंट, अब यूपीएससी एस्पिरेंट, मुझे ऐसा लगता है भी जो मेरा मेंटल डेवलपमेंट हुआ है वो उतना 50 साल में नहीं होता जितना जहाँ पे 5 साल में हुआ। जो चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई भी इशू है तो सेल्फ डेवलपमेंट, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, एनी लॉस ऑफ अर्निंग कैन बी कंपनसेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ वर्क rather than throughout the career.
तो 7th के पे कमीशन में सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, 62,000 इन हैंड सैलरी दे देते हैं। तो बट अगर ये देखा जाए तो मैं ट्यूमन से जहाँ पे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यूएस वगैरह सेटल्ड हैं, तो उनको जो ईयरली पैकेज है वो करोड़ रुपए का मिल रहा है। लेकिन अब जहाँ पे भी देखिए तो आप कहोगे, क्योंकि इंडिया में जो है जिस सर्विस है, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेवा, सर्विस मीन्स क्या है, सेवा, तो सेवा के लिए कोई वो नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे पहले ही पता था भी, जहाँ पे अगर सपोज करो जहाँ एमबीए करता मैं, जब मैं अपना कंप्यूटर साइंस में कंटिन्यू करता, तो मैं जहाँ पे सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी थी मुझे लोगों के लिए काम करने की। तो ये पॉइंट, तो चीज़ों को समझना। 6th पॉइंट, ट्यूमन देखिए, ट्यूमन ने 5 क्रिटिसिज्म दे दिए, ये 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये आपको लिखने हैं वहाँ पे। 6th पॉइंट, ट्यूमन आर्गू दैट डेविस एंड मूर हैव फेल्ड टू सी दैट those who occupy higher position, erect barrier to recruitment to others, nepotism। हमारे अभी जो नेपोटिज्म में तो आपको सबको ही पता है। अब मैं इसमें जब बॉलीवुड, जब सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनका सुसाइड हो, तो नेपोटिज्म की बात हुई भी, नए प्लेयर्स को, जो नए एक्टर्स हैं उनको, जो टैलेंटेड है उनको आने नहीं दिया जा रहा। These people from lower strata are discouraged rather than motivated in long run. 7th point, differential rewards will encourage hostility, suspicion, distrust rather than integrating people together. वो होता है ना, मतलब जब ज़्यादा होगा तो वो हो सकता है जैसे रशिया में हुआ, तो अब वहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो ज़्यादा पैसा ले रही थी एज ए वर्किंग क्लास के, ज़्यादा उनके थे। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सेम चीज़ देखी, रशियन रेवोल्यूशन में देखी, अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखी। तो वो तो देखिए सोसाइटी को उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो ये भी मेल्विन जो ट्यूमन के थे 7 पॉइंट थे। तो ये आप जो मैंने जो चीज़ें लिखाई हैं, अगर आपने जो प्रॉपर नोट कर ली हैं अपनी नोटबुक पे, तो इतना भी अगर एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्रक्स चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्रिटिक कौन होगा, मार्क्सिज्म। तो मार्क्स में तो आपको बताया ही है मैंने, मार्क्स में क्या होगा, वो क्या कहेगा भी, जो क्लासेज होती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम क्या होगा, 2 क्लासेज हो जाएंगी, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस। तो वो क्या होगा, वे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वहाँ पे एलिनेशन होती है। तो ये तो कुछ फंक्शनली कॉन्फ्लिक्ट आता है सोसाइटी में, क्लास कॉन्शियसनेस, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, ये सब मैंने मार्क्स जब कराया था आपको अच्छे से कराया हुआ है। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इस पे आप लिख सकते हो भी स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कैसे एक्सप्लॉयटेशन लेके जाता है वर्कर्स का, हमने अच्छे से देखा था, और उसके कारण क्या होता है। तो मीन्स सोसाइटी में रेवोल्यूशन होती है, फिर सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो ये सब चीज़ें क्या है, मीन्स क्रिटिक्स थे फंक्शनल थ्योरी को। आई होप अगर आपको अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे लिख सकते हो। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियोस पे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं मानता, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। थैंक यू क्लास।